रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज means आरक्षित चुनाव क्षेत्र. We have discussed yesterday that in reserve constituencies some seats are reserved for ST and SC according to their proportion. What is their proportion? What is the population of that particular group or category in our country? And according to that, there is reservation given in the election of Lok Sabha as well as in the Vidhan Sabha. Okay? Hello. Yes. What happened, beta? Let us continue. Reserve constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect its representative and to be elected as a representative. हमारे देश का संविधान जो है वो प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने के लिए भी और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए भी अधिकार देता है. देखो इसको कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मैम लास्ट 5 मिनट अनम्यूट कीजिएगा. क्या करे तुम लोग बात नहीं सुनते हो. बार बार कहा जाता है कि थोड़ा म्यूट हो जाओ, पढ़ाए आराम से. वो ऐसा पढ़ना अच्छा है, टू वे कन्वर्सेशन होता रहता है, तुम लोगों को जहां डाउट होता है पूछते रहते, लेकिन तुम लोग बात नहीं सुनते हो. आते ही अपना शुरू कर देते हो, आपस की बात ही खत्म नहीं होती है. अननेसेसरी उसमें हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं. चलो, इसको कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी. ये क्वेश्चन है. दिस इज योर क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इक्वालिटी? एंड आंसर ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड. समझ रहे हो ना? चुनने का भी अधिकार और चुने जाने का भी अधिकार, दोनों ही अधिकार हमारे संविधान के द्वारा सारे नागरिकों को दिया गया है. जब सारे नागरिकों को चुनाव में लड़ने का यानी कि चुने जाने का जब अधिकार हो गया, तो कोई भी आदमी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. और उसी तरीके से जो वोट देना है उसमें भी हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है. तो दोनों ही तरफ से इक्वलिटी है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. हमारे संविधान निर्माता इस बात से बहुत चिंतित थे कि जो हमारे देश में बहुत ही पिछड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा कमजोर तबके के हैं, वो इसको थोड़ा ऊपर कर, वो यदि चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि वो कमजोर तबके के हैं, वीकर सेक्शन के हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी और उन्हें इलेक्शन में चुने जाने का बहुत ज्यादा क्या कहा जाएगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारे चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ेगा. और जो पहले से ही अपना दबदबा बनाए हुए हैं, पहले से ही इस इलेक्शन में अपना रुतबा बनाए हुए हैं, उनके सामने वो बेचारे तो पिछड़ जाएंगे और वो चुने नहीं जा सकेंगे. तो इसीलिए क्या किया गया, वैसे वीकर सेक्शंस के लिए, वैसे पिछड़े लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया कंस्टिट्यूएंसीज को. कैसे किया गया देखो. Certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. ऐसा जब होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको प्रॉपर चांसेस ना मिले. सही से जब चांस नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा, तो वो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे. तो इसीलिए उन्हें चांस देने के लिए क्या किया गया, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को, कुछ चुनाव क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया. They may not have the required resources. उनके पास उतना धन भी नहीं है, उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है जिसे वो अपने मन हिसाब खर्च कर सकें. तो ये भी चीजें नहीं है. एजुकेशन भी नहीं है एंड कॉन्टेक्ट्स टू कंटेस्ट एंड विन इलेक्शन अगेंस्ट अदर. और ये भी चीजें उनके पास उतना नहीं है कि वो इतने बाहुबली लोगों के पास
इतने मनी और मसल्स पावर के पास वो टिक सकें बेचारे, क्योंकि वो समाज में पहले से ही पिछड़े रहे हैं। उनके पास ना तो उतनी प्रॉपर्टी है कि सबको पैसा लूटा है, पैसा बांटे, जैसा तुम लोग कहते हो कि बहुत सारे चीजों को बांट दिया जाता है ऑन द नेम ऑफ इलेक्शन, बहुत सारी प्रचार प्रसार की जाती है। तुम लोग देखे हो ना, तुम लोग जानते हो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो बेचारे वीकर सेक्शन के पास, वीकर सेक्शन के, उनके पास तो इतना धन नहीं है, इतना संसाधन नहीं है जिससे वो इन्वेस्ट करें। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें चुनाव लड़ने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन्हीं चुनौतियों को एक तरीके से दूर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा ये स्टेप लिया गया है। Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो इन्हें रोक सकते हैं, अपना वोट खरीद भी सकते हैं, डरा धमका के भी वोट ले सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of significant section of our population. यदि ऐसा होता है तो हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी आवाजें नहीं जा पाएंगी और वो अपनी आवाजों को उठा नहीं पाएंगे। That would make our democracy less representative and less democratic. If such type of case will be happen, then what will be felt by us? That means the democracy is not effective. हमारा लोकतंत्र प्रभावशाली नहीं रह जाएगा। लोगों को जब, हर एक व्यक्ति को इसमें अवसर मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जब पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है तो उन्हें चुने जाने का भी समान अवसर मिलना चाहिए। और जब ये बाहुबली और पैसे वाले लोग आ करके अपना दबदबा बना देंगे तो जो बेचारे दलित हैं, जो बेचारे पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जिनकी सोसाइटी में तूती नहीं बोलती, वो तो इलेक्शन कंटेस्ट करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करेंगे। So the makers of our constitution thought of a special system of reserve constituencies for the weaker sections. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, इसको अंडरलाइन करोगे, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज? इसका मतलब है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये महसूस किया कि वीकर सेक्शन को कुछ सुनिश्चित करा दिया जाए, कुछ सुरक्षा दे दिया जाए, जिससे उन्हें भी चुनाव लड़ने में परेशानी का सामना न करना पड़े, तो ये बेचारे क्या किए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बना दिए। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste, SC, and the scheduled tribes. In a SC, reserved constituency is only someone who belong to the scheduled caste. ये सब underline कर लेना। शेड्यूल कास्ट का जो कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब कि यहाँ तुम्हारा मैप दिया गया है लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज, पेज नंबर 63, इसके बाद वाले पेज पर यहाँ पे मैप में कुल 543 सीट्स हैं। हियर 543 सीट्स आर अवेलेबल एंड जनरल सीट्स आर मार्क्ड इन व्हाइट कलर and reserved seats are marked in red color. See on the map. And green color is depicted for the tribal areas. Those seats are reserved for the scheduled tribes. यानी कि 543 सीटों में से 423 जो है वो जनरल की सीट है, 79 सीट्स जो है वो एससी के हैं और 41 सीट्स जो है वो एसटी के हैं। इस तरीके से सीटों का बंटवारा कर दिया गया है ताकि जो एसटी हैं, जो एससी हैं, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी हैं, उन्हें भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का सही अवसर मिल सके। यहाँ पे देखो बेटा, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ दी गई है, यानी 543 जो हमारे जो लीडर्स इलेक्ट होकर के जाते हैं डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज से, उनकी यहाँ पे संख्या दी गई है कि कैसे कैसे किस किस स्टेट से कितने कितने लोग चुन करके आते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे स्टेट से लगभग कितने लोग जाते हैं, 520, और 30 लोग कहाँ से, यूनियन टेरिटरीज से, और 2 लोग एंग्लो इंडियन सोसाइटी से। लेकिन 7 सीट्स जो है वो रिमेनिंग रह जाती है। अभी जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए हुए लोग हैं वो 543 हैं कुल मिला करके, और वही 543 लोग जो है वो हमारे लोकसभा के मेंबर्स के रूप में हैं।
So the makers of our constitution thought a special system of reserve constituencies. Here in a scheduled caste yani SC reserve constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से वही प्रत्याशी खड़ा हो सकता है जो कि शेड्यूल कास्ट का है। जनरल को वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा, एसटी को वहां से टिकट नहीं दिया जाएगा। वहां से किसे टिकट मिलेगा? केवल उन्हीं लोगों को जो शेड्यूल कास्ट के हैं। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब के लिए भी है। एसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है वहां पे केवल एसटी को ही टिकट मिलेगा, ना तो वहां से जनरल इलेक्शन फाइट कर पाएंगे, ना वहां से एससी इलेक्शन फाइट कर पाएंगे। इसीलिए ये सारे सीट्स उन्हीं कैटेगरीज के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं जिनके नाम से वो जाने जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हर तबके के लोगों को हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। In a SC reserve constituencies, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. इसी तरीके से जो constituencies ST के लिए रिजर्व है, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, कौन प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा? केवल ST ही। ST मतलब ट्राइब, आदिवासी, फॉरेस्ट सोसाइटी, ट्राइबल पीपल who live in the tribal area। तो इन लोगों के लिए वो सीट आरक्षित है और केवल वहां से चुनाव लड़ने का अधिकार उन्हीं को है। दूसरे लोग वहां से ना तो टिकट प्राप्त कर सकते हैं ना चुनाव लड़ सकते हैं। Currently in the Lok Sabha 79 seats are reserved for the scheduled caste and 41 for the scheduled tribes. This number is in proportion to their share in the total population। ये नंबर कितना है? उनके प्रोपोर्शन, उस अनुपात में है। प्रोपोर्शन उस अनुपात में है जो उनकी टोटल पॉपुलेशन है। जितनी आबादी है कुल आबादी की, तो उस आबादी में उनका कितना परसेंटेज है, कितना प्रोपोर्शन है, उनका अनुपात क्या है, उसी के हिसाब से उन्हें ये सीट भी आरक्षित कर दिए गए हैं। Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। इसी तरह से जब ये सीट पर्टिकुलर ST के लिए या SC के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, तो अब वहां से कोई अन्य उस सीट को ले नहीं सकता। दैट सीट्स आर रिजर्व फॉर ओनली ST एंड SC। तो वो पहले से ही डिक्लेयर है कि यहाँ जो भी कैंडिडेट आएगा वो या तो ST होगा, जहाँ ST के लिए रिजर्वेशन है वहाँ ST आएगा, और जहाँ SC के लिए रिजर्वेशन है वहाँ पर SC आएगा। This system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local levels. In many states, seats in rural, panchayat and urban municipalities and corporations या local bodies are now reserved for other backward classes as well। देखो बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए यानी कि असेंबली इलेक्शंस के लिए और हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए सीट ST और SC के लिए ही रिजर्व है। OBC और वुमेन के लिए अभी तक रिजर्व नहीं है। ये सब कहाँ रिजर्व है? रूरल हमारा जो और अर्बन जो हमारी लोकल बॉडीज है, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है उसमें OBC के लिए भी सीट्स रिजर्व है और वुमेन के लिए भी, और ST SC तो ऑलरेडी था ही। लेकिन यदि हम लोग लोकसभा और विधानसभा के सीट्स को देखेंगे तो वहां पर महिला और OBC इनके लिए सीट्स आरक्षित नहीं है। प्रयास चल रहा है लेकिन अभी तक सीट्स यहाँ रिजर्व नहीं है। Local bodies are now reserved for other backward classes as well. However, the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates। 1/3 सीट महिला प्रत्याशी के लिए भी रिजर्व है। कहां पर? लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट नाम सुने हो ना? कल को हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा किया था। व्हाट डू यू मीन बाय वोटर लिस्ट?
देखो, वोटर लिस्ट का मतलब है कि ये एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट में उस कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों का नाम दिया हुआ होता है और जिनका नाम उस वोटर लिस्ट में होगा वही वहां पर वोट डाल पाएंगे, दूसरे लोग नहीं। जैसे मान लो हम लोग सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं लेकिन दूसरे जगह पे यदि रह रहे हैं और चाहेंगे कि अब तो इसी डिस्ट्रिक्ट के इसी स्टेट के भी यहीं यहीं वोट डाल दे, तो नहीं डाल सकते। हम वही वोट डाल पाएंगे कोई भी जहां पर वोटर लिस्ट में हमारा नाम आएगा। तो वोटर लिस्ट में किसका नाम आएगा, किसका नाम कट जाएगा, किसका नाम इसमें एंट्री किया जाना है, किसको डिलीट किया जाना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है क्योंकि हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट पॉपुलेशन भी यहाँ पर है और इन सबको अरेंज करना, इन सबको वोटर लिस्ट के तहत तैयार करना भी बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन काम है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. एक बार जब constituencies decide हो जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक का चुनाव क्षेत्र ये चुनाव क्षेत्र है, फिर यहाँ से यहाँ तक का चुनाव क्षेत्र जो है ये दूसरा चुनाव क्षेत्र है। जब चुनाव क्षेत्र तैयार हो गए, कंस्टिट्यूएंसीज तैयार हो गए, तो अब दूसरा काम है ये भी तय करना कि इस कंस्टिट्यूएंसी से वोटर कौन होगा, कौन वोट देगा। The decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. ये तैयारी बहुत पहले से कर दी जाती है और इलेक्शन के वोट, ये जरूरी नहीं कि एकदम वोटिंग होने वाला है उसके 2 दिन पहले ये लिस्ट तैयार होती है, नहीं, बहुत पहले से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वोटिंग पोलिंग के कुछ दिन पहले ही उस लिस्ट के अकॉर्डिंग टू लोगों को अवगत करा दिया जाता है कि आपको यहाँ पर वोट डालने के लिए जाना है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। अंडरलाइन कर लेना, वोटर लिस्ट का दूसरा नाम भी है, वो क्या है, इलेक्टोरल रोल, एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। उसको आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट, यानी कि जिस लिस्ट में वोटर्स का नाम है, और ऐसे उसको कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में इलेक्टोरल रोल। कौन लोग रोल उसमें इनरोल्ड हो गए हैं, कैसा इनरोलमेंट हुआ है भाई, तो उन लोगों का जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, वोट देने वाले हैं, इलेक्टोरल रोल। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. In chapter 1, we read about the principle of universal adult franchise. In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. हम लोगों ने क्लास के फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तुम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसी भी डेमोक्रेसी में होती है। व्हाट इज दैट? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हम लोगों ने एक बार चर्चा भी किया था हिस्ट्री में भी। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक, यानी एवरीवन, वयस्क जो एडल्ट हो गया, यूनिवर्सल मतलब सभी लोग, और एडल्ट मीन्स वो लोग जो वयस्क हैं, दोज हु आर एबव 18 ईयर्स। और फ्रेंचाइज चुनने का अधिकार, राइट टू चूज, वो व्यक्ति जो हमारे देश में वयस्क है उसको बिना किसी भेदभाव के हर किसी को वोट देने का अधिकार है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ही अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ इलेक्शंस होती है, यानी जो लोग 18 ईयर्स का एज पूरा कर लिए हैं वो लोग वोट डालते हैं और उन्हीं के बेस पर ये वोटर लिस्ट भी प्रिपेयर होती है। In practice, it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote. यहाँ यदि तुम लिखना चाहोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये उसका डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। क्या है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीजन. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind. But all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. बताया जा रहा है कि तरह तरह के लोग होते हैं
और कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर नहीं भी है, कोई अनपढ़ है तो कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, सबकी पसंद अलग अलग है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज सेम है कि वो सब ह्यूमन बीइंग है। हर किसी की अपनी अपनी सोचने और समझने की क्षमता है और अपने तरीके से लोग अपना निर्णय लेते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी तरह से वो अलग लोगों से भिन्न हो, उसे बिना विशेष कारण के वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि लगभग हर किसी को वोट देने का अधिकार है। एवरीवन हैज राइट टू वोट। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. हमारे देश में हर एक व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर है वो वोट दे सकता है। क्या है? एजेड 18 ईयर्स, 18 वर्ष का है या 18 वर्ष से ऊपर का है, वो वोट दे सकता है। रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर, किसी भी तरह का उसकी जाति, धर्म और लिंग से भेदभाव नहीं किया जाएगा। Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote. यहाँ कहा जा रहा है ना, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही किसी किसी को वोटिंग राइट से वंचित रखा जाता है, डिनाइड टू वोट, उन्हें मना किया जाता है। वो कौन लोग हैं? जिनके ऊपर बहुत ही गहरे आरोप लगे हों, क्रिमिनल कनेक्शन वाले। देखो यहाँ, सम क्रिमिनल्स, बहुत खतरनाक यदि वो अपराधी हैं तो, और विथ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमाग सही नहीं है। यानी कि वो जो वोट देने जा रहे हैं उन्हीं को पता नहीं कि वो किसको वोट डाल रहे हैं, तो वैसे लोग क्या वोट डालेंगे? तो ए पर्सन विथ अनसाउंड माइंड और विथ क्रिमिनल, दैट पर्सन हु इज अ क्रिमिनल, इनके साथ इस तरह की व्यवस्था की गई है कि वो वोट नहीं डाल सकते। बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर होता है, कभी कभार, बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। देखो यहाँ पे ये बता भी दिया गया है, बहुत रेयरली ऐसा होता है। जेल में भी लोग रहते, वो भी वोट डालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्रिमिनल्स को वोट डालना, उन लोगों को वोट डालना मिलता है, वोट डालने का उन्हें भी अधिकार है। लेकिन कभी कभार बहुत गंभीर आरोप है, यदि रहेगा कि अरे उसको ले जाया जाएगा वोट डालने के लिए और कहीं वो वहां से भाग न जाए, चाहे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जिन्हें विशेष परिस्थितियों में वोट डालने से वंचित रखा जाता है, वरना सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के जो 18 वर्ष के ऊपर है उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया है। It is the responsibility of the government to get the names of all the eligible voters put on the voter list. और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी उत्तरदायित्व है? सरकार की, ऑफ द गवर्नमेंट, टू गेट द नेम्स, उन लोगों का नाम प्राप्त कर लें और उन लोगों को जो जो योग्य हैं, एलिजिबल हैं, किसके लिए? वोटर्स के लिए, उन्हें वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि उन सब लोगों को वोटिंग राइट मिल जाए। As new person attain voting age, names are added to the voter lists. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. हर एक 5 साल के बाद ये कंप्लीट रिवीजन जो है वो होता रहता है और लोगों का वोटर लिस्ट में नाम आता रहता है। जिसका नाम काटना है उसका नाम कटता भी रहता है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। This is done to ensure that it remains up to date. और ऐसा करने के पीछे मकसद यही रहता है कि इसको अप टू डेट किया जाए, एकदम ये हमेशा नया बना रहे। In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मतदाता पहचान पत्र, जिसमें हमारा वोटर आईडी रहता है और उसी को लेकर के हम वोट डालने के लिए अपने अपने बूथ पर जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र। सुने हो नाम? कुश, कुश क्या कर रहे हो बेटा? ईपीआईसी क्या है?
ईपीआईसी का मतलब अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए पूछ रहे हैं, अंडरलाइन करो इसको। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन मतलब चुनाव, फोटो जिसमें तस्वीर हमारी लगी हुई होती है, और इसी के आधार पर वो पहचान पत्र है हमारा, वो पहचान है हमारा, और उसमें हमारा स्पेशल जो वोटर आईडी है वो भी डाला हुआ रहता है, उसको लेकर के हम जाते हैं और वोट दे के आते हैं। The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote. जब भी वोटर्स वोट डालने के लिए जाते हैं तो इस कार्ड को लेकर के जाते हैं, वहां पे मतदान केंद्र पर दिखाते हैं और उनको एंट्री मिल जाती है, फिर वो वोट डाल करके बाहर आ जाते हैं। So that no one can vote for someone else. फोटो लगा हुआ रहता है ना, तो ऐसा इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई किसी दूसरे के जगह पर वोट डाल करके न आने पाए, यानी हर एक व्यक्ति अपना वोट स्वयं ही डाले। But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. लेकिन अभी तक उसको बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट करके कंपलसरी नहीं किया गया है। अब मान लो कोई दिया है अपना नाम सुधरवाने के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए, या किसी कारण बस उसके पास वोटर आईडी नहीं है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में नाम आया हुआ है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो वो जान ही रहा है कि भाई मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम है तो हम वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब उसका जो वोटर आईडी है वो कहीं खो गया है, तो क्या करेगा? तो अपना कोई दूसरा पहचान पत्र भी लेकर के जा सकता है, वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम वोटर लिस्ट में आया हो, उसको इन्फॉर्मेशन हो गया हो कि हाँ भाई वोटर लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। तो वैसे कंडीशन में वो व्यक्ति अपने साथ दूसरे आइडेंटिटी प्रूफ भी लेकर के जा सकता है, जैसे राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, जिसको तुम लोग कहते हो पर्चा दाखिल। कैंडिडेट्स मतलब जो प्रत्याशी हैं, दोज कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शन, और नॉमिनेशन मीन्स नामांकन, जिनका नामांकन होगा, जो लोग अपना पर्चा भरेंगे कि आई एम गोइंग टू बी इलेक्टेड, आई एम गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो वैसे लोगों का पर्चा दाखिल कैसे होता है, कैसे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स होता है, लेट अस सी हियर। We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. This happens only when there are almost no restrictions on anyone to contest an election. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, उसी तरीके से चुने जाने का भी अधिकार है, और ये अधिकार हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी भी तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी वो अपने इस अधिकार का सही तरीके से सदुपयोग कर सकता है। दिस इज वॉट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, और ये वही चीजें हैं जो हमारा सिस्टम हमें देता है। Anyone who can be a voter can also become a candidate in election. जो आदमी वोटर है, वोट जो देने के लायक है, यानी जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब कि वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए भी वो सक्षम है। The only difference is that in order to be a candidate, ये क्वेश्चन पिछले बार शायद कहीं देखे थे कंपटीशन वगैरह में, क्या डिफरेंस है किसमें? वोटर में, और जो इलेक्शन में वोट डालता है और जो इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करता है, इन दोनों में क्या फर्क है? केवल एज के डिफरेंस होते हैं। वोटिंग के लिए 18 इयर्स का एज चाहिए और इलेक्शन कंटेस्ट के लिए मिनिमम एज 25 चाहिए। The only difference is that in order to be a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. बेटा ये सब क्वेश्चंस जो है ना एक एक लाइन के, ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि तुम 9th में पढ़ रहे हो और ये 10th में भी पूछा जा सकता है। 10th में एक लेसन है पॉलिटिकल पार्टीज, उसको बहुत ज्यादा इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ, और कुछ कुछ क्लास 9th के भी क्वेश्चंस उसमें इस तरह के 1 वर्ड वाले MCQs रहते हैं, या 1 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आ जाते हैं। तो you have to understood all these things clearly. There should be no confusion. There are some other restrictions. Sorry, हाँ यही तो बता रहे थे ना।
25 साल किसके लिए एज होनी चाहिए? जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। और 18 इयर्स किसके लिए चाहिए? जो वोटर है, जो वोट दे रहा है। यही फर्क है। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं। वाइल देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, जो अपराधी हैं उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ रोक भी लगाई गई हैं। क्या है भाई रोक? ये कैसे रेस्ट्रिक्शंस है, कैसे रुकावटें डाली गई हैं उनके बीच में? बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। जैसे ऊपर पढ़े कि बहुत रेयरली किसी को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता है यदि वो क्रिमिनल है तो वैसे ही बहुत रेयरली इन लोगों के पास ऐसा होता है कि क्रिमिनल्स को रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है कि वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते। ज्यादातर जिसके ऊपर हल्के फुल्के केस है वो इलेक्शन कंटेस्ट भी करते रहते हैं। But these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. देखो पार्टी का सपोर्ट भी चाहिए और पार्टी का सिंबल भी जिसको मिल जाता है वो आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करता है। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। नॉमिनेशन का मतलब ये हम लोग कहते हैं इसको टिकट मिल गई है, इस पार्टी ने इसे टिकट दिया है। टिकट दिया है का मतलब क्या है? उस पार्टी को उसी कैंडिडेट पर भरोसा है, वही कैंडिडेट उस पार्टी के लिए उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा और इसके लिए उस पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने उसे टिकट दे दिया है। अब वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो उसको उस पार्टी का सिंबल भी मिल जाएगा, उस चिन्ह का प्रयोग करके उस चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेगा और यदि जीत जाता है तो पार्टी का एक सीट बढ़ जाएगा। और यदि पार्टी को संतोष नहीं है, कई कैंडिडेट्स होते हैं जो उस सीट के लिए टिकट मांगते हैं, टिकट के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिलता है, किसी एक ही कैंडिडेट को टिकट मिलता है। तो वही चीजें यहाँ दी गई हैं। Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form. एक नामांकन, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। नामांकन के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, पर्चा, जिसको हम लोग पर्चा दाखिल भी कहते हैं। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और उसमें कुछ जमानत के तौर पर कुछ पैसा जमा करा दिया जाता है, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं, जमानत जमा कर दिया जाता है। Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. हाल में ही एक नया सिस्टम भी आया है जिसमें डिक्लेरेशन देना है लोगों को, जिसको तुम लोग जानते हो एफिडेविट। एफिडेविट क्या है? तो उस एफिडेविट, वो क्या है? वो एक तरह से शपथ पत्र है और उस शपथ पत्र को जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कंटेंडर्स हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, उस शपथ पत्र में ये घोषणा करते हैं और ये शपथ लेते हैं, ये बताते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पूरी अपनी पहचान, अपना पूरा ब्यौरा देते हैं और फिर उनके उस एफिडेविट को पब्लिक कर दिया जाता है। जनता अब उसको देख सकती है आसानी से कि क्या हमारे नेता के पास योग्यताएं हैं और किस बेस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये अभी हाल के समय से स्टार्ट हुआ है, तो वही चीजें यहाँ दी गई हैं कि ए न्यू सिस्टम of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of, उस शपथ पत्र में, उस एफिडेविट में वो क्या देते हैं? तो ये चीजें देते हैं, देखो ध्यान से। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, जो चुनाव लड़ रहा है उसके पीछे कोई सीरियस केस तो पेंडिंग नहीं है। दूसरा चीज, डिटेल्स ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिली, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके परिवार के सदस्यों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारा ब्यौरा अपना देना होता है, ताकि यदि उनकी आमदनी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उनको कंट्रोल किया जा सके आय से अधिक संपत्ति के मामले में। तो और यदि कम है तो ये भी चेक किया जाए कि भाई आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपने इनकम टैक्स क्यों नहीं जमा किया, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स भी आपको जमा करने चाहिए समय समय पर। तो इसलिए ये उनकी संपत्ति का ब्यौरा पूरे तरीके से लिया जाता है। और साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितना एजुकेटेड है, उसके क्वालिफिकेशन को भी उसके एफिडेविट में, उसके शपथ पत्र में दाखिल किया जाता है। दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of the information provided by the candidates.
और इस चीज को पब्लिक कर दिया जाता है, जनता जान जाती है, सरेआम वो सबके पास चला जाता है और उन सारे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू जो पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, जिनको वोट देना है, वो तय करते हैं कि हमारे लायक इसमें से कौन सा कैंडिडेट है और कौन सा कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है। और इस तरीके से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नॉमिनेशन पूरा होता है। अब अगला टॉपिक कल हम लोग पढ़ा जाएगा। अब आपके पास जो डाउट है उसको पूछिए। अगला टॉपिक है इलेक्शन कैंपेन।